आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी और मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं, मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। करना है तो इस ढंग से करो, बस। ऑर्डर इज ऑर्डर। तो हमारे इधर मैंने ये झंझट नहीं रखा है, बिल्कुल नहीं, ना रखूंगा। तो आपने सुना, ऑर्डर इज ऑर्डर। शिवसेना में लोकशाही नहीं है। साफ तौर पर बाला साहब ये कहते हुए दुकान बंद कर दूंगा, इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी शिवसेना। संजय द्विवेदी भूल गए क्या ये उद्धव ठाकरे एंड कंपनी? नहीं, आप इसके बाद एक वीडियो और दिखाइए जो मैं देखे हुआ हूँ। मैं भी 30-35 साल से संगठन में काम कर रहा हूँ एज ए शिव सैनिक। सर, अभी जो आपने वीडियो देखा उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रही थी। मैं बाला साहब की बात कर रही हूँ। मैं उसी बता रहा हूँ ना आपसे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि आपके पास संगठन कैसे चलेगा, तो उन्होंने एक प्रक्रिया दी थी कि हमारे पास जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये उसके हिसाब से चलेगी। इसमें हम क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि वो अपने निर्णय लेगा, उस हिसाब से चलेगी। अभी माननीय जो हमारी भाजपा प्रवक्ता जी वो बात कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को शौक नहीं है सरकार बनाने की, या इच्छा नहीं सरकार बनाने की। मैं 8 साल के बाद कितने स्टेटों में जहां इनकी सरकारें नहीं थी, उत्तराखंड ले लीजिए आप, वहां के गवर्नर ने भंग कर दी थी सुप्रीम कोर्ट आदेश पे, दोबारा वहां पे फ्लोर टेस्ट हुआ और सरकार फिर जीत गई। आप देखिए गोवा देखिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, जितने भी स्टेट हैं यार जहां तक की सरकारें नहीं थी। ठीक है, ये बार बार यही सवाल पूछा गया है सर। बीते 6 दिनों में यही सवाल बार बार पूछा गया और ये हमारे डिस्कशन में भी बार बार उठा है। अवनीजेश अवस्थी जी। अदिति जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि विधानसभा में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग जो बार बार संविधान बचाव की बात करते हैं, अगर 40 एमएलए किसी भी दबाव में आकर के एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, ये बड़ी साफ सी बात है, ये सबको मालूम है, ये उन लोगों को मालूम है जो आरोप लगा रहे हैं। और मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए संजय राउत की जगह कोई और दूसरी पार्टी का ये व्यक्ति कहता कि आने दो उनको, घर के तोड़फोड़ करेंगे, सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, आग लग जाएगी और सीधे पोस्टमार्टम करेंगे, मुर्दा घर जाएंगे, तो ये बताइए कि संविधान खतरे में होता, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी होती या नहीं होती? मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं। संजय राउत जी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको तोड़फोड़ के पेश मत करिए। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया हमने क्या कहा। उन्होंने कहा जो आदमी संगठन छोड़ के चला गया है उसकी आत्मा, मतलब आप जायज ठहरा रहे हैं, आप जायज ठहरा रहे हैं उसको। मैंने कहा उन्होंने मैं एक बात, मैं संजय जी सिर्फ एक छोटी सी बात, मैंने सिर्फ एक बात, नहीं, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहा हूं। मैं एक छोटी एक अरे यार, कोई तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर रहा। आजकल ना सामने बाइट होती है, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं और बंद कमरे में कह दिया और बाहर आके कुछ और कह दिया। एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि अगर ठीक जो मैं बोल रहा हूं, अगर जो संजय राउत ने बोला है ठीक वही बात अगर किसी दूसरी पार्टी का, बीजेपी का या किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता बोलता तो लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते, आप नहीं लगाते, नारे लगाते कि नहीं लोकतंत्र की हत्या हो गई? आप ये बताइए मुझे। अवस्थी जी, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मैं क्या कह रहा हूं। सर, आपकी बात थोड़ी देर में सुनेंगे। मेरे सहयोगी विशाल पांडे बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ है। विशाल पांडे, इस वक्त आपके पास जो अपडेट है जल्दी से हमारे दर्शकों को बताएं आप सर। देखिए आदिति, बीजेपी की इस वक्त मुंबई में एक बैठक भी चल रही है। थोड़ी देर पहले बीजेपी के इसी कार्यालय से महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल देवेंद्र फडणवीस के घर के लिए रवाना हुए थे और देवेंद्र फडणवीस के साथ वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के और वरिष्ठ नेता लगातार एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि आदिति देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी राहत मिली है बागी विधायकों को, 11 जुलाई तक की समय सीमा बढ़ा दी गई है नोटिस का जवाब देने को लेकर। उसके बाद से एक सियासी समीकरण महाराष्ट्र में जरूर दिखाई पड़ सकता है। इस बात की संभावना राजनीति के जानकार लगा रहे हैं कि हो सकता है एकनाथ शिंदे का गुट अब राज्यपाल से संपर्क करे और एक चिट्ठी इस बात की दे कि वो अपना समर्थन महाविकास आघाड़ी से वापस ले रहे हैं, यानी जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ सकती है और फिर यहां पर एकनाथ शिंदे का गुट फ्लोर टेस्ट की भी मांग कर सकता है और फिर देखना होगा कि महाराष्ट्र में आने वाले 1-2 दिनों में और कुछ क्या होगा। ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ
से जो समय सीमा दी गई है या जो पूरे केस पे एक तरह से आप कहेंगे रोक जैसी लगाई गई है, वो विधायकों को अयोग्य घोषित करने वाले डिप्टी स्पीकर के मामले को 11 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया है। लेकिन जो दूसरी तरफ की कार्रवाई है उस पर कहीं कोई रोक नहीं लगी है, ऐसा राजनीति के जानकार बता रहे हैं। आज विशाल पांडे आप रहिए हमारे साथ। तो आज लगातार महाराष्ट्र में जो सियासी ड्रामा है वो आगे बढ़ा है। हम आपको ये बता रहे हैं इस समय 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मीटिंग्स का दौर जारी है, बीजेपी की मीटिंग चल रही है, जैसा कि मेरे सहयोगी अश्विन और विशाल लगातार आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और तीसरी मीटिंग गुवाहाटी में चल रही है, जहां पर जो रेबल जो बागी विधायक हैं उनके बीच मीटिंग चल रही है। दूसरा बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, वो हम आपको जी न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं। और तीसरी तरफ जो सियासत हुई है, संजय राउत द्वारा जो एक के बाद एक बयानों के तीर छोड़े गए हैं, वो सुनना भी आपके लिए जरूरी है। सुनिए। मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। मुझे पूरा मैं बाला साहेब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। ये एक अलग प्रकार की सरकार मोदी सरकार चल रही है, जहां पे विधायकों के किडनैपिंग का एक गिरोह बन गया है, सरकारों को गिराने का एक गिरोह बन गया है, किसी भी तरीके से एन के एन प्रकारेण लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता हासिल करनी है। तो नीतीश अवस्थी लगातार जो ओपोनेंट्स है बीजेपी वो कह रहे हैं कि यहां पर विधायकों के अपहरण का, विधायकों की खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं। और सीधे तौर पर आरोप किस पर लगाए जा रहे हैं? बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। अदिति जी, बीजेपी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता को देना चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी सामान्य सी है, किसी भी नागरिक को समझ में आती है कि 40 एमएलए क्या अपहरण करके अपने आप जा रहे हैं वहाँ से? अपहरण करके आपको ले जाते हुए दिखाई दिए, वहाँ पे उनको देखा वो सब बैठे हुए हैं, एकनाथ शिंदे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये अपहरण हो रहा है। ये मतलब किस भाषा का उपयोग करते हैं ये लोग? अगर और इसी कारण ये पार्टियां टूटती भी हैं फिर, तभी इनका बहुमत। अगर किसी को राजनीतिक समझ इतनी नहीं है कि वहाँ पर जिस तरीके का माहौल है वो सामने वीडियो पे दिखाई दे रहा है, क्या उद्धव ठाकरे के साथ जो अगर मान लीजिए 55 एमएलए हैं तो उनकी कोई फोटो सामने आई है क्या? मुश्किल से 12-13 एमपी शायद पहुंचे। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि जो विधायक गुवाहाटी में बैठे हैं उनमें से कई के साथ उनका संपर्क है, वो उनके लगातार संपर्क में है। एक और बड़ी खबर जो आ रही है, बगावत पर एकनाथ शिंदे द्वारा ट्वीट किया गया है, कह रहे हैं हमारी भूमिका शिव सैनिकों के हित में है, शिव सैनिक हमारी भूमिका को समझें। अब शिव सैनिकों को एड्रेस करने की कोशिश एकनाथ शिंदे द्वारा की जा रही है। लगातार उनके समर्थन में भी देखा है कि जो वर्कर्स हैं वो सामने आए हैं। एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि हमारी भूमिका शिव सैनिकों के हित में है। अब शिव सैनिक किसके साथ है, अपने आप में बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी विदेही हमारे साथ है। विदेही, शिव सैनिक किस तरफ है? क्योंकि लगातार ऐसा लग रहा है शिव सैनिक भी बटे हुए हैं। जी बिल्कुल अदिति, हमने देखा है कि फिलहाल शिव सैनिक जो है वो एक दोहरी भूमिका में है, क्योंकि कौन सी शिवसेना असली है कौन सी नकली है, इस कंफ्यूजन में काफी सारे शिव सैनिक फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ हमने देखा है कि बाला साहब ठाकरे और आनंद दीगे इनकी शिवसेना का उल्लेख करते हुए एकनाथ शिंदे ने शिव सैनिकों को जो है वो एक आह्वान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जो कर रहे हैं वो शिवसेना के हित में है, शिवसेना के लिए कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं। तो दूसरी है तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जो है वो शिव सैनिकों के मन में कायम है, क्योंकि जिस तरह फिलहाल थाने में शिव सैनिक रास्ते पर उतरे हैं, उनका यही कहना था कि हम शिवसेना के कार्यकर्ता हैं लेकिन हम एकनाथ शिंदे के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे इनके शिवसेना के कार्यकर्ता जो है वो भी रास्ते पर उतरकर यही कह रहे हैं कि जो बगावत कर रहे हैं उनको माफी नहीं दी जाएगी। ताकि आदित्य जी, अगर हमने देखा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो इस शिवसेना के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। एक तरफ रास्ते की लड़ाई शुरू है, दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई शुरू है, लेकिन इसमें असली कौन नकली कौन, यही एक मुद्दा जो है वो इन शिवसैनिकों में कायम है। इंटरेस्टिंग है, एक तरफ लड़ाई कोर्ट में हो रही है, दूसरी लड़ाई सड़क पर हो रही है और तीसरी लड़ाई विधानसभा के फ्लो पर होगी। तो कई लेवल पर यह लड़ाई है और सियासी लड़ाई भी हो रही है, वर्चस्व की लड़ाई भी हो रही है। अश्विन हमारे साथ हैं। अश्विन, ये जो मीटिंग है सीएम और होम मिनिस्टर के बीच, उस मीटिंग को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को।
जी देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो एक तो राजनीति को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस पर तमाम इनपुट्स जो है होम मिनिस्टर की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे हिंसात्मक घटनाएं भी हुई हैं और आगे कैसे व्यवस्था को बरकरार रखा जाए, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो, इसको कैसे पूरी तरह से संभाला जाए, एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है ट्रांसफर और पोस्टिंग का। 30 जून तक जितने भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगाई गई थी। उस ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ी तमाम जो डिटेल है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि आखिरी फैसला मुख्यमंत्री लेते हैं प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग के अधिकारियों के जो आला अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की। तो वो जो तमाम डिटेल है वो लेकर गृह मंत्री पहुंचे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की जो स्थिति पिछले कुछ 2-3-4 दिनों से खराब हुई है, कहीं एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने हंगामा किया है तो कहीं शिवसेना के समर्थकों ने बागी विधायकों के खिलाफ हंगामा किया है, आगजनी की है, पोस्टर फाड़े हैं, जलाए हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं राज्य में इस वक्त जो चल रहा है उससे जुड़ी तमाम डिटेल्स इस वक्त गृह मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। जी, तो इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। हमारे साथ समीर चौगांवकर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपसे बस थोड़ी देर में हमारे साथ वो जुड़ेंगे। लेकिन समीर जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ अदिति जी, आ रही है आवाज। ये एक तरफ एमएनएस की एंट्री, राज ठाकरे की एंट्री, दूसरी तरफ शिव सैनिकों में विभाजन, एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे, बाला साहेब की लेगेसी को लेकर एक और लड़ाई। ये महाराष्ट्र में सियासत किस तरफ जा रही है? मुझे लगता है अदिति जी, उद्धव ठाकरे को बिल्कुल ज्ञान देने की सियासत हो रही है। आप देखिए, उद्धव ठाकरे ने जब सरकार बनाई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ और सत्ता पाने के लिए चले गए यह राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ। एकनाथ शिंदे ने भी उस समय विरोध किया था कि आप इनके साथ मत जाइए, हिंदुत्व हमारा खतरे में पड़ेगा, हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उन्होंने अपनी विचारधारा समझौता करके, लेकिन महाविकास आघाड़ी तो कह रहा है ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर शिवसेना की तरफ से उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। दावा तो महाविकास आघाड़ी का ये भी है, एनसीपी और कांग्रेस दोनों ये दावा कर रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सिग्नेचर करने वाले एकनाथ शिंदे थे। एकनाथ शिंदे को उस समय मजबूरी में करना पड़ा। जब उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना ही है तो उस समय एकनाथ शिंदे ने स्वीकार किया। लेकिन अब जब एकनाथ शिंदे को और बाकी विधायकों को लग रहा है कि लगातार वहां पर काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, विधायकों के काम नहीं हो रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक और मंत्री काम कर रहे हैं और आप देखें ना, 1 साल बाद तो चुनाव में जाना है। एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को मालूम है कि हम अपने क्षेत्र में किस मुंह से जाएंगे। हम तो चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े थे, हमारी विचारधारा हिंदुत्व की है, हमारी 2.5 साल बाद तो उनके ओपोनेंट्स कह रहे 2.5 साल बाद 2.5 साल बाद क्यों? अगले साल महाराष्ट्र में चुनाव में, अभी समय कितना बचा है महाराष्ट्र में? 2 साल बचे हैं चुनाव में महाराष्ट्र में। 2 साल बाद उन्हें चुनाव में जाना है, लोकसभा के चुनाव में जाना है, तो जनता के बीच जाएंगे कैसे? क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के साथ वो लोकसभा विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, या विधानसभा चुनाव और शिवसैनिक अपने हिंदुत्व के नाम पर अपने लोगों के बीच में लड़ेंगे? तो उन्हें मालूम है कि अगर हम शिवसेना में अगर बने, हमें अगर अगला चुनाव जीतना है तो हमें रास्ते पे आना होगा, उद्धव ठाकरे को रास्ते पे लाना होगा, वापस हमें हिंदुत्व पे लौटना होगा। लेकिन क्या वो उद्धव ठाकरे को वापस रास्ते पर लाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो शिवसेना टूटती दिखाई दे रही है। शिवसेना बिल्कुल नहीं टूट रही है। एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने एक बार भी नहीं कहा कि हमने शिवसेना छोड़ी है। आज भी वो शिवसैनिक है। न उद्धव ठाकरे ने उनको पार्टी से निकाला है, न उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दिया है। वो तो कह रहे हैं कि भाई शिवसैनिकों की बात है, आप शिवसेना की बात मानिए, शिवसैनिकों की मन की बात मानिए, विधायकों की मन की बात मानिए। हम तो शिवसैनिक है ही, वापिस आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए, हम सरकार में शामिल है। उन्होंने कहा पार्टी छोड़ी है, अभी कोई विद्रोह नहीं हुआ है। ये तो उद्धव ठाकरे की जीत है सत्ता के लिए कि कुछ भी हो जाए, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री बने रहना है। भाजपा के साथ जाऊंगा तो मैं संजय द्विवेदी, शिवसेना किधर खड़ी है? ये बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है। आदित्य जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना कंफ्यूजन कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले छगन भुजबल जी गए, कोई फर्क पड़ा? नारायण राणे जी गए, कोई फर्क पड़ा? सर, जब वो गए तो कितने विधायक ले गए थे आपके? नहीं, इस वक्त एकनाथ शिंदे कितने विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं सर? अब सुन लीजिए ना मेरी बात। हाँ सर, तो आप सवाल का जवाब दीजिए ना सर। सुन तो रही हूँ मैं आपकी बात, जो जनता के मन में सवाल है वो उठाना, उसके लिए ये मंच है सर। मैं दे तो हाँ, तो जवाब दीजिए उसका। जवाब वही दे रहा हूँ ना आपको कि नारायण माननीय राज ठाकरे जी गए, संकट कितना बड़ा पड़ा। शिवसेना आज उद्धव ठाकरे के नाम से है और आगे भी रहेगी। आपके साथ कितने विधायक हैं? उद्धव ठाकरे के साथ कितने विधायक हैं? आप ही बता दीजिए।
आपके साथ कितने विधायक हैं? उद्धव ठाकरे के साथ कितने विधायक हैं? आप ही बता दीजिए। चलिए आप बताइए कितने विधायक हैं उद्धव ठाकरे के साथ, क्योंकि एकनाथ शिंदे क्लेम कर रहे हैं 40+ उनके साथ हैं। 100 कर देना, उनको आ जाना चाहिए और जवाब देना चाहिए अपनी पार्टी बनाने की। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ उद्धव ठाकरे के साथ कितने एमएलए हैं, आप कह रहे हैं उन्हें जवाब देना चाहिए। आपके समर्थन में कितने विधायक हैं, उद्धव ठाकरे के समर्थन में कितने विधायक हैं, ये तो आप बताएंगे ना सर। नहीं, अरे तो मुंबई में करना पड़ेगा, हम क्यों भागते घूमेंगे? वो मुंबई आके अपनी स्पीकर सामने पेश अपनी पार्टी बनाए, तब पता चलेगा कितने। अभी क्या पता हवा में थोड़ा संजय द्विवेदी जी, लगातार जी न्यूज की उन बागी विधायकों से बात हो रही है, उनमें गुस्सा है, उनमें गुस्सा है जिस तरह की, सर सुन लीजिए प्लीज, उनमें गुस्सा है जिस तरह की बयानबाजी संजय राउत द्वारा की जा रही है। वो कह रहे हैं, लगातार धमका रहे हैं। कल इसी शो में इसी वक्त ये कहा गया कि मुंबई में डर लग रहा है, जिस तरह से वर्कर्स को इंस्टिगेट किया जा रहा है, शिव सैनिकों को भड़काया जा रहा है, उसके बाद डर लग रहा है। उस पर आप क्या जवाब देंगे? आपको मुख्यमंत्री बताता हूँ। नहीं, शिंदे जी कहा था मुख्यमंत्री जी ने, इसीलिए बरसात छोड़ दी, अपने मातोश्री आ गए और उन्होंने अपील की थी आप आ जाइए, लौट आइए, मैं यहाँ पे हमारे सामने बैठी है और मैं आपको मुख्यमंत्री बनाता हूँ। और एक विधायक कह देगा तो पश्चिम मैं छोड़ दूंगा, अगर एक विधायक कह देगा कि आप पश्चिम नहीं है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा त्याग कौन कर सकता है? कौन आदमी इससे त्याग करने वाला, बता दीजिए मुझे। शिंदे बड़ा त्यागवादी आदमी है। हमारी केलकर से कल बात हुई, मैं बता रहा हूँ फिर आपसे, उन्होंने कहा मुझे जो बन रहे थे माननीय उद्धव ठाकरे जी, हम लोग किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे पास वीडियो मौजूद है। सर आपके साथ कितने एमएलए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। नहीं सर, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग, सिंबलिज्म, मैसेजिंग, इसके बियॉन्ड नंबर्स की बात करते हैं सर, नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि सरकारें नंबर से चलती हैं। तो आप ये बताइए कितने नंबर हैं सर आपके पास? अरे मैं क्यों बताऊं भाई, शिंदे जी का कितने नंबर है? तो शिंदे जी तो आपके क्लेम्स को लगातार काउंटर कर रहे हैं ना, वो 40+ क्लेम कर रहे हैं सर। 40+ अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो आपके साथ कितने बचे सर? 16 भी नहीं बचते आपके साथ, तो 16 भी नहीं बचते सर फिर। अरे तो मेरे पास एक नहीं बचे हों, उनके पास कितने हैं वो दिखाएंगे क्या? ठीक है, सुमिता सुमन सिंह, महाराष्ट्र की सियासत को लेकर आप बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्योंकि आपके खेमे से भी एक तरफ लगता है वेट एंड वॉच रणनीति, फिर ऐसे स्टेटमेंट आ जाता है 100 घंटे में सरकार बना देंगे, 50 घंटे में सरकार बना देंगे, 24 घंटे में सरकार बना देंगे। क्या आपकी पार्टी का इसमें स्टैंड है? आप एकनाथ शिंदे गुट से बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जोड़ने की राजनीति करती है और हिंदुत्व की राजनीति करती है। अगर कोई प्रेम से आके मिला, हिंदुत्व को लेकर मिला, तो हम उससे क्यों हो गए, हम उससे काम करते हैं। और नहीं बताइए, चुनाव होंगे क्या? नहीं मैंने आपको सुना, अब आप मुझे सुनिए। पहले मैंने आपको सुना, अब आप मुझे सुनिए कि ये पार्टी की जो तोड़फोड़ हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ अंतर्द्वंद है, ये इनका आपसी झंझट है, आपसी झगड़ा है, इसमें किसी पार्टी का कोई सहयोग नहीं है। ये आपसी लड़ाई की वजह से ये पार्टी आज टूटी है। और स्वाभाविक है, बहुत ही स्वाभाविक है कि जब एक पार्टी के साथ कोई नहीं जुटा पाता है तो 3 पार्टियां जब मिलकर चलेंगी, बिहारी सरकार बनेगी, तो कहां तक ये आगे बढ़ सकती है? किसको आप खुश कर पाएंगे? कहां तक आप किसको खुश कर पाएंगे? आप किसी को खुश नहीं कर सकते। और ये सरकार नहीं चलनी थी और नहीं चली। और रहा हिंदुत्व का सवाल, उद्धव ठाकरे जी ने जिस दिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को लेकर सरकार बनाई थी, उसी दिन उन्होंने 12 साहब चाहते थे उसूलों को, आदर्शों को उठा के ताक से बंद करके रख दिया। बार बार उनको लोगों ने समझाया, शिंदे साहब ने भी समझाया कि भाई आप ऐसा मत करिए, इनके साथ मिलकर सरकार मत बनाइए। तो जब आप गलत पड़ने में पैर रखेंगे, सत्ता के लालच में आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसका हश्र यही होगा। अभी लोगों को धमकी भरे शब्दों में राउत जी बात करेंगे। ठीक है, जवाब ले लीजिए संजय द्विवेदी। पोस्टमार्टम किया जाएगा, धमकी भरे शब्दों में राजनीति करेंगे क्या? डराएंगे, धमकाएंगे? नहीं, धमकी भरे शब्दों में तो भारतीय जनता पार्टी बात करती है। कांग्रेस को खत्म कर देंगे, शिवसेना को खत्म कर देंगे। अरे भैया, अभी बकौती देश नहीं है, आपकी बकौती देश नहीं है। शिवसेना को खत्म नहीं, बकौती आपकी कांग्रेस को खत्म कर देंगे। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत
अब शिवसेना हमने ये कहा है कि नहीं कांग्रेस चल बिल्कुल पाएगा। अब हमने नहीं कहा कांग्रेस को अरे खत्म करें। देखिए कि आप भी एक नहीं हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में और जो सैनिक तो है चलिए मैं बिना कैसी होगी किसी इस वक्त डालर हमारे के साथ है विशाल काम कर पांडे, रहे हैं। अश्विन हमारे साथ हैं। सबसे पहले अश्विन, आपके पास बीजेपी की जो है मीटिंग है उसे लेकर कोई अपडेट है? जल्दी से हमारे दर्शकों को बताएं, आप अपने दर्शकों को स्पष्ट करते हुए एक बार फिर से बताते हुए कि बीजेपी की बहुत अहम मीटिंग इस वक्त मुंबई में चल रही है। अश्विन, क्या अपडेट है? जी देखिए, मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, आशीष शेलार जो बीजेपी के विधायक हैं और कद्दावर नेता हैं यहाँ के, इसके अलावा 2 अन्य नेता इसमें शामिल है, जिसमें सुधीर मुनगंटीवार भी जो है पहुंच चुके हैं। मीटिंग शुरू हो चुकी है और इन बड़े नेताओं का इस मीटिंग में आने का जो मकसद बीजेपी की तरफ से बताया गया है वो ये कि हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले की तैयारी को लेकर ये चर्चा हो रही है। लेकिन जो अंदर खाने जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुलाई गई है और ये फैसला जो आया है 11 जुलाई तक विधायकों को जिस तरह से यहाँ पर हटाने की बात कही जा रही थी, उनको डिस्क्वालीफाई करने की बात कही जा रही थी, वो अब 11 जुलाई तक उस पर रोक लग चुकी है। क्या उसके पहले कुछ बड़ी राजनीतिक हलचल महाराष्ट्र में हो सकती है और उसे कैसे किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा जो है बीजेपी खेमे में होगी। और मान लीजिए अगर जिस तरह से जो पिटीशन दाखिल किया गया था एकनाथ शिंदे खेमे की तरफ से, उसमें साफ तौर पे पिटीशन में लिखा गया है कि 38 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और अगर ये 38 विधायक गवर्नर को एक लेटर लिख के सूचित करते हैं कि हमने जो है गुट बनाने के लिए डिप्टी स्पीकर के पास गए थे लेकिन मामला कोर्ट में लंबित है, ऐसे में हम ये समर्थन वापस लेते हैं, तो क्या बीजेपी इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है? और अगर ला सकती है तो जाहिर सी बात है गवर्नर इस पर जो है निर्णय लेंगे और गवर्नर जो है सरकार को विश्वास मत जो है अपना साबित करने के लिए सेशन बुलाने के लिए कह सकते हैं। और अगर ये सत्र बुलाया जाता है तो महाराष्ट्र सरकार के या खासतौर पे उद्धव ठाकरे की काफी छिछा लेदर होगी, चूंकि ठीक है, ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जो राज्यपाल के पास हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम जी जुड़ गए हैं। उज्जवल निकम जी, बहुत बहुत स्वागत है। जो मौजूदा क्राइसिस है सर, उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है, मैं समाधान की बात करूंगी क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में तो लगातार बीते 6 दिनों में आप जानते ही हैं कितनी ज्यादा चर्चा हो चुकी है। समाधान क्या है मौजूदा हालात में? क्या क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त अगर बात की जाए इस पॉलिटिकल क्राइसिस को सुलझाने के लिहाज से? अदिति, मैं साफ शब्द में यही बात कहूंगा, आज सुप्रीम कोर्ट ने किसी की तरफ किसी को भी एक रिलीफ नहीं दिया, क्योंकि जो आज एक गुट विधायकों का गुट का कहना था कि उनके खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस महाराष्ट्र के असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने इशू की है वो गलत है, कानूनी उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है। और दूसरा उनका यह कहना था कि सरकार माइनॉरिटी में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कह दिया कि वो डिप्टी स्पीकर और शिवसेना को व्हिप का भी सुनना चाहते और इसलिए उनको ऑर्डर किया कि आपका हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया, 11 तारीख तक सुनवाई टल दी गई। अब सवाल यह है कि क्या इस हालत में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है? और यही एक साधारण भीति, एप्रीहेंशन ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को था, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में को दर्ज विनती की कि जब तक ये सुनवाई चल रही है 11-12 तारीख को जुलाई तक, तब तक महाराष्ट्र के खिलाफ सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं दर्ज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी ये सिचुएशन पैदा नहीं हुई और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक इंटीरियम रिलीफ किसी को नहीं दिया है। अब सिचुएशन क्या है 11-12 तारीख को इसमें क्या होगा अजी जी, इसको कोई पता नहीं लग सकता है। लेकिन एक बात जरूर है, महाराष्ट्र सरकार को भी खुद अधिकार यह है कि खुद गवर्नर को दरखास्त की जा सकती है और हम मेजॉरिटी में हैं और इसलिए ये मेजॉरिटी के लिए पूरे एमएलए का एक स्पेशल हाउस असेंबली सेशन बुलाया जा सकता है। अगर हम गवर्नर साहब को खुद लगता है कि महाराष्ट्र में इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट स्थिर नहीं है, तो गवर्नर साहब भी खुद असेंबली को रिक्वेशन कर सकते हैं, असेंबली को बुला सकते हैं
ये पूरा उनके गुड कॉन्शियस पर निर्भर हो सकता है। सिचुएशन इस प्रकार की चमत्कारिक सिचुएशन है, और मैंने इसलिए चमत्कारिक सिचुएशन इसलिए कह रहा हूं कि ना एक बड़ा गुट आज बाहर सत्ता के बाहर है, कई मिनिस्टरों के पोर्टफोलियो दूसरों मिनिस्टर को दिए गए, यानी एक महाराष्ट्र के मिनिस्टर 10-10, 12-12 पोर्टफोलियो से, और इसीलिए अभी बारिश का सीजन शुरू होने वाला है, और इसीलिए एक बड़ा एक सिचुएशन डेमोक्रेटिक क्राइसिस में कहूंगा इस प्रकार पैदा हो गया है। तो क्या इस पे कोई हल निकाल सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये आगे चल के काल ही बता सकता है। जी तो उज्जवल निगम जी, हमारे दर्शकों की बेटर क्लैरिटी के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने जो कमेंट्स यहाँ पर रखे उन्हें थोड़ा सा और तफसील से उन पर बात करेंगे आपसे। सर, आप सबसे पहला सवाल तो दर्शकों के जहन में आज जब से सुप्रीम कोर्ट में वो एक्शन हुआ और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कुछ कहा गया, बड़ा सवाल यही है, क्या मौजूदा हालात में अगली हियरिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट की क्या सरकार से कहा जा सकता है आप विश्वास मत हासिल कीजिए? ये पॉसिबिलिटी कितनी है? आदित्य, ये पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट हम नहीं कर सकते। ये पॉसिबिलिटी की भी शक्यता यह है क्योंकि ये पूरा अभी सरकार किस प्रकार जनता को आश्वासित करती है, किस प्रकार माननीय गवर्नर साहब का किस प्रकार का इस पे पूरे सिचुएशन पे वो क्या फैसला लेते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अगर किसी ने इसके बारे में, अगर खुद गवर्नर साहब ने इस पे कुछ फैसला लिया, अगर खुद असेंबली सेशन बुलाया, तो फिर भी महाराष्ट्र सरकार को पूरा अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर जिसकी वो चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनका वो अधिकार बरकरार रहेगा। क्योंकि आज ये सवाल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था। महाराष्ट्र सरकार को यह आशंका थी कि क्या हमारे खिलाफ इस स्थिति में नो कॉन्फिडेंस का लाने का कोई ये करेगा, एफर्ट करेगा, और इसलिए महाराष्ट्र सरकार की ये आज दलील कोर्ट में पेश की गई थी। इंटरेस्टिंग है, और कई खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। उज्जवल निगम जी, यहाँ पर ये जो शिंदे गुट में बागी एमएलएस की बात की जा रही है, अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उनका स्टेटस उस फ्लोर टेस्ट में क्या होगा? देखिए, अभी एक सवाल इसमें यह भी है, ये फ्लोर टेस्ट बाय सीक्रेट बैलेट होगी कि बाय शो ऑफ हैंड्स होगी, ये इसमें ये सवाल है। सीक्रेट हैंड्स में होती है तो विधायक अपनी मत किसी को दे रहे, ये नहीं छुपा सकते। व्हीप किसका चलेगा, ये भी सवाल ये है, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर की अपॉइंटमेंट खुद चैलेंज है। इसलिए गवर्नर साहब भी एक इंटीरियम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। ये अभी पूरा गवर्नर साहब इस पर फैसला ले सकते हैं। पूरा गवर्नर क्या करते हैं इस पे आज हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन जहां तक डिप्टी स्पीकर आज स्पीकर की हैसियत से काम कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र असेंबली में फुल टाइम स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर को पूरा अधिकार है, लेकिन जहां डिप्टी स्पीकर की अपॉइंटमेंट चैलेंज है, उस हालत में गवर्नर क्या करेंगे, ये भी एक देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। सुमिता सुमन सिंह, बीजेपी की अहम मीटिंग चल रही है मैम, आपकी पार्टी के लिहाज से आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, अभी क्लियर कर दिया उज्जवल जी ने, उसमें किसी की जीत या किसी की हार नहीं हुई है, तो किसी को भी खुश होने या किसी को भी मातम मनाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। सुमिता जी, यस मैम। तो आपकी पार्टी का जी, हाँ बोले आप अदिति जी, आपकी पार्टी का ये जो मौजूदा क्राइसिस है, जहां पर ये इक्का दुक्का बयानबाजी होती है कि सरकार बन जाएगी, आपकी पार्टी का, मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रही हूं, आपकी पार्टी का इस वक्त इस मामले में स्टैंड एग्जैक्टली है क्या? हमारी पार्टी का कोई ऐसा स्टैंड नहीं है कि किसी की पार्टी को गिरा के और अपनी पार्टी बनाना, लेकिन अगर कहीं कोई पार्टी में इस तरह का प्रयोग होती है और लोग हमारे साथ एक हिंदुत्व की भावना को लेकर हमारी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी ने हमेशा उसका स्वागत किया गया है और हमेशा हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमने कभी भी महाराष्ट्र को खुशहाल देखना है,
और उस खुशहाली के लिए अगर सभी पार्टियां आके हमारे साथ जुड़ती हैं और हिंदुत्व की भावना को लेकर जुड़ती हैं तो हमारी पार्टी उनका स्वागत करेगी। महाराष्ट्र की खुशहाली हमारा सर्वोपरि हमारा एक एम है। रमेश कामले जी, मौजूदा संकट जो है उसमें कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर बार बार इस बात को दोहरा रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ है, लेकिन क्या सरकार के पास वो नंबर है जो उसे सरकार में बरकरार रखने के लिए चाहिए, उसे सरकार बने रहने के लिए चाहिए? कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है, एनसीपी के हैं, वो सब शिवसेना के साथ है और अभी तक उन्होंने क्लियर किया नहीं है। अगर उनके पास 40 विधायक है या 30 है या 37 है तो महाराष्ट्र में आके क्लियर करें ना वो सब, कि उनको छुपा के क्यों रखा है, सामने ला के रखिए ना, सामने आइए, सामने बात कीजिए, तब मालूम पड़ेगा दूध का दूध पानी का पानी। जी संजय द्विवेदी, ये तो आपके अलायंस को ही इतनी कंफ्यूजन है, आपके सहयोगी दलों को इतनी कंफ्यूजन है सर? नहीं ना, हमें कंफ्यूजन है ना किसी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन सिर्फ भाजपा को है और हमारे शिंदे जी को कंफ्यूजन है। अभी सुमित्रा जी बड़ी अच्छी बात कह रही थी, तब हिंदुत्व की बात होगी तो मैं समर्थन दे दूंगी। अरे पीडीपी हिंदुत्ववाद हो गई। नीतीश कुमार जी ने तो अभी जो आपने जो हनुमान चालीसा के यहाँ पाठ किया था तो उन्होंने कहा हमको लाउडस्पीकर हटाएंगे नहीं, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मानी मायावती साहब ने गठबंधन किया था तो जो या बाकी जो हमें गठबंधन में हिंदुत्ववाद नहीं किया। देखिए जब बहानेबाजी करके सरकारें गिरा के सरकार बनाना, घमंड आ जाना, ये बहुत दिन चलता है। बहुत स्पष्ट मैं बता दूंगा इस डिबेट के माध्यम से, बहुत ज्यादा घमंड है क्योंकि हमारी सरकारें अब कांग्रेस तरह हर प्रदेश में आने लगी है, हमारी दोबारा फिर केंद्र सरकार बन गई है। तो जो घमंड होता है, मुझे तो आपकी पार्टी ने भी दरवाजे खुले रखे हैं ना सर? संजय जी, आपकी पार्टी ने भी दरवाजे खुले रखे हैं ना? नहीं देखिए, हमने तो कहा कि हमारे जो शिवसैनिक हैं, अगर वो शिवसैनिक हैं तो उनको वापस आना चाहिए, नहीं आते हैं तो फिर वो अपना रास्ता चुनने, हम अपना रास्ता चुनेंगे। मैंने कहा राज ठाकरे जी हमारे पार्टी से निकले, वो तो बहुत बड़े कद्दावर नेता थे हमारे पास, जो मैंने देखा। आज शिंदे जी उनके बराबर क्या कद्दावर नेता है क्या? जब वो हमारी पार्टी नहीं तोड़ पाए तो मैं समझता हूँ शिंदे जी को ये जो भ्रम पैदा हो रहा है, ये भ्रम न रखे। शिवसेना माननीय आदित्य ठाकरे जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है, माननीय बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, इसमें कोई। सुमित्रा जी आपको जवाब देना चाह रही है, जवाब ले लीजिए। सुमित्रा जी आपको जवाब देना चाह रही है, जवाब ले लीजिए। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि इनको ये गलत फहमी है कि भारतीय जनता पार्टी को घमंड आ गया है। घमंड उसको आता है जो कभी कभी कहीं कहीं पर पहुंचता है। हमको तो जनता ने अपना पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद और अपने पूरा वर्षा करके रखी, हमारे ऊपर बरसात की है अपने प्यार और अपने आशीर्वाद की। तो हम उस आशीर्वाद और प्यार की भावनाओं के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमको कोई घमंड नहीं है। और घमंड किस बात का? हमारे देश की जनता हमारे साथ है और वो हमारा परिवार है, हम उसके परिवार है और हम दोनों साथ में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें घमंड की कोई बात नहीं है। घमंड आपको हुआ है, आपको ये विश्वास है कि आप ही हैं, जो कुछ है वो आप हैं। तो आप नहीं हैं। आप ये मान के चलिए कि आपके साथ जो लोग हैं उनकी भी कुछ भावनाएं हैं, उनके भी कुछ सोच है, उनकी भी सोच का आदर करना सीखिए। जब तक आप अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं का जब तक आप आदर नहीं करना सीखेंगे तब तक आप आगे भी कभी नहीं बढ़ सकते। कि हमारी पार्टी ने हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का आदर किया, सम्मान किया। उज्जवल निकम जी, इस तस्वीर में जो मौजूदा संकट है, इस तस्वीर में अगर की क्वेश्चंस की बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि एक फियर जो बार बार एक्सप्रेस किया जा रहा है वो ये है कि इससे विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। ये इस तरह की जो आशंकाएं हैं इन पर, इन्हें किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए, लोकशाही तंत्र में यह हमने हमेशा पाया है कि हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप हमेशा लगता है। कई बार यह आरोप सच रहते, कई बार झूठ रहते। भगवान जाने सच क्या होता है। उन तभी विधायकों को मालूम रहता है कि क्या किसी के पास कितनी फिगर गई, क्या नहीं गई, कहां से गई, कौन से अकाउंट में गई, किसने दी। ये सवाल मेरे लिए बहुत अहम नहीं है। मैं एक देश का नागरिक, इस राज्य का नागरिक इस हैसियत से यही चाहूंगा कि आज हमारे किसानों की हालत जो है, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया, इसलिए हमें चाहिए स्थिर सरकार। ये पॉलिटिकल पावर गेम जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए था।
और मुझे आज यही उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पे कोई इंटीरियम रिलीफ या फाइनल रिलीफ 1-2 दिन में देता, तो ये शायद जो चर्चा चल रही है कि इन विधायकों के लिए ये किया गया, उन विधायक के लिए ये किया है, ये फिजूल में चर्चा है। और सरकार स्टेबल स्थिर चाहिए, ताकि सरकार के सामने जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमेशा आम आदमी के लिए सुलझना चाहिए। इतनी मेरी इच्छा थी और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मामला जल्द से जल्द निपटना चाहिए। बिल्कुल ये मामला निपटना चाहिए, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं, इनकी जिम्मेदारी जहां से इन्हें चुना गया है वहां के प्रति है, वहां के लोगों के प्रति है, वोटर के प्रति है। और विकास पर बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किस तरह से आगे बढ़े इस पर बात होनी चाहिए, ना कि जो बीते 6 दिनों से जो चर्चा आप लगातार देख और सुन रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए। हमने सवाल पूछा था आदित्य ठाकरे का, बागी विधायकों को भगोड़ा कहना, क्या ये उचित है? रिस्पॉन्स लगातार आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स हमें मिला है उसके मुताबिक 96% लोग ये कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है, बागी विधायकों को भगोड़ा कहना आदित्य ठाकरे द्वारा ये उचित नहीं है, जबकि 4% को लगता है कि भगोड़ा कहना सही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।